हेलो एवरीवन, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। ये जो हमने बोर्ड पे लिखा है ये सारी जानकारी हमने ग्रेविटेशन चैप्टर से लिख दिया है। ये सब कुछ आपको तैयार होना चाहिए और फिर जब आप रिवाइज कर लेते हैं तो यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिछले 2-3 सालों के जो क्वेश्चंस आए हैं ग्रेविटेशन पे वो इसमें अटैच कर दिया है। उसको डाउनलोड इसको कर रिवाइज करके उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कीजिए तो ये चीज़ें आपको परफेक्टली रिवाइज हो जाएंगी। मैं एक बार सब कुछ आपको समझा दूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सब लोग जानते हो। दो पॉइंट मास के बीच अगर डिस्टेंस r है तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। दोनों का पॉइंट मास होना ज़रूरी है। g की वैल्यू 6.6710⁻11 होता है। ये g की वैल्यू कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने खोज करी थी। न्यूटन ने लॉ दिया था। इस पे 2 क्वेश्चन हम जानबूझ के यहाँ लिखे हैं। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, ध्यान रखना। एक रॉड है जिसका मास है लेंथ है, उसे d दूरी पे अगर एक पॉइंट मास है तो आपको कैलकुलस यूज करना होगा। यहाँ से x दूरी पे एक dm लेके इंटीग्रेट करना होगा। फोर्स आपको इतना आएगा, आप कर लेंगे। दूसरा इस तरह क्वेश्चन आता है कि 4 मास है और चारों अपने सेंटर के अबाउट ऐसा घूम रहे हैं तो कितना ओमेगा होगा ताकि ये चारों सिस्टम की तरह घूम सके। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है आपको कि ऐसा करना है कि इससे कोई एक लेगा तो इसका एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। 3 फोर्स लगेगा। तीनों फोर्स आप निकाल लीजिए और तीनों फोर्स का रिजल्टेंट आएगा वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप का बैलेंस करा देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस पर ध्यान रखना। नेट फोर्स इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। r क्या होगा? सेंटर से यहाँ की दूरी। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड आता है। तो कहीं पर कोई जगह पे अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपान जो मास, कोई मास, जैसे यहाँ पर अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना तो एक मास m ले आएंगे। इस मास m पर ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर करेंगे और फोर्स अपान मास यहाँ का फील्ड कहलाएगा। किसी सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इसके अंदर सेंटर से x दूरी पर जाएंगे तो होता है gmx/r3 और बाहर कहीं सरफेस के लिए सारा मास को आप सेंटर पर कंसंट्रेट हुआ मानते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है gm/x², पॉइंट मास का फॉर्मूला। एक्चुअली ये पॉइंट मास का फॉर्मूला है। किसी पॉइंट मास से कोई पॉइंट मास है, पॉइंट मास m से x दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है gm/x²। जानते हैं हमेशा ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए ये हमेशा ऐसे अट्रैक्शन की तरफ होगा। ठीक है। हॉलो स्फीयर, कोई भी यूनिफॉर्म जो शेल होती है अपने अंदर फील्ड नहीं बनाती, 0 होता है और बाहर के लिए सारा मास को सेंटर मानते हैं। पॉइंट मास का फॉर्मूला हो गया ये वाला। जब हमने अभी बात किया कि जो फील्ड होता है फोर्स अपन मास होता है और फोर्स अपन मास करेंगे तो एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा। इसलिए अर्थ के लिए स्पेशली फील्ड को हम लोग जी से ही दिखा देते हैं जो 9.8 अर्थ सरफेस पे होता है, वही फील्ड है, जी ही फील्ड है। तो अर्थ सरफेस पे g0 यहाँ लिखा हुआ है। g0 मतलब 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ सरफेस से h ऊपर जाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा g0 1 + h/r का होल स्क्वायर। वो इस फॉर्मूले से आ जाता है। यहाँ पर r + h पुट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती है। बाहर के लिए यहाँ पर r + h पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। अंदर निकालना है तो ये फॉर्मूला से आता है g0 1 - h/r। ये अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर है, ये अर्थ सरफेस से h डेप्थ नीचे का फॉर्मूला हो गया। रोटेशन, अर्थ अगर रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट ऐसा तो उसका भी इफेक्ट जी पे पड़ता है। तो अगर यहाँ पोल इक्वेटर से थीटा एंगल पर जाएंगे, इस थीटा को लैटिट्यूड कहा जाता है। दिस एंगल इज नोन एज लैटिट्यूड, LATTITUD, लैटिट्यूड कहलाता है। इक्वेटर को 0 लैटिट्यूड कहा जाता है। तो थीटा एंगल पर जी का फॉर्मूला होता है g0 - r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये g0 क्या है? 9.81। g0 का मतलब हम कह रहे हैं हर जगह g0 का मतलब हुआ
Gm/r²। G0 का मतलब है अर्थ सरफेस पर जो यहाँ पे जो ये ग्रेविटी है Gm/r²। इसलिए सबसे छोटा G की वैल्यू इक्वेटर पे होती है, बिकॉज थीटा यहाँ पर 0 कर दे मैक्सिमम हो जाएगा। सबसे छोटा G0 - r⍵² होता है और सबसे बड़ा G पोल्स पे होते हैं, जहाँ थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, सिर्फ G0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये फील्ड हो गए सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर का। एक रिंग का भी जान लीजिए, हालांकि सभी फार्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले ही हैं। रिंग में, रिंग से सेंटर, रिंग का मास m हो, रेडियस r हो, तो सेंटर से x दूरी पर होगा Gmx/r² + x² 3/2, और मैक्सिमम कहाँ होगा r/√2 पे। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद आता हो तो एग्जैक्ट सेम फार्मूला है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, किसी पॉइंट पर अगर मास m लाते हैं तो उसमें वर्क, अगर हमको W वर्क करना पड़ता है तो वर्क डन पॉइंट मास को हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, उसको एनर्जी भी कह सकते हैं वर्क डन को। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मास को हम पोटेंशियल ना वर्ड दिए हैं हम लोग। और किसी हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होता है -Gm/r, और बाहर के लिए सारा मास को सेंटर पर रखेंगे और पॉइंट मास का फॉर्मूला हो जाएगा -Gm/x। इसलिए किसी पॉइंट मास से x दूरी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया -Gm/x। सॉलिड का फॉर्मूला ये एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूले, माइनस सब जगह ध्यान से लगे रहेगा, Gm/2r³ 3r² - x², और सरफेस से बाहर कहीं निकालना तो -Gm/x। ठीक है, पोटेंशियल इज एनर्जी पॉइंट मास। अगर हमको पोटेंशियल पता है तो मास इनटू पोटेंशियल हम एनर्जी लिख सकते हैं, और इसे हम एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चंस कर सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी होता है कि अर्थ सरफेस से कम कितनी वेलोसिटी दिया जाए कि वो तो ग्रेविटेशन से बाहर चले जाए, तो ये √2gr आता है। G0 है आपका वही 9.8 वाला, r आपका अर्थ का रेडियस है, इतना होता है। अगर अर्थ के अलॉन्ग टनल खोद दिया जाए, उसमें वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन पूछे, तो आपको उस मोशन को ग्रेविटेशन से नहीं SHM से करना है, बिकॉज टनल ऐसा अर्थ हो गया और टनल खोद दिया, ऐसा टनल खोद दिया गया इसका, तो इसमें सेंटर के अबाउट ए पार्टिकल टनल में SHM करता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 2π√RE/g। ये SHM होता है। जैसे कोई कहे कि यहाँ से एक मास छोड़ दिया गया तो उसका सेंटर वेलोसिटी बताओ, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं, बट SHM से और इजीली कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये SHM है, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, तो वेलोसिटी कितना हो गया a⍵, मैक्सिमम वेलोसिटी a⍵, a कितना है r, ओमेगा कितना है 2π/t। माउथ पे छोड़ दिया तो उसको सेंटर तक आने का टाइम कितना लगेगा t/4, t की फॉर्मूला ये है। इसलिए टनल के लॉन्ग जब मोशन हो तो आपको SHM सोचना चाहिए। लास्ट होता है इसमें प्लैनेटरी मोशन। सन, केपलर्स लॉ कि सन सारे पार्ट के इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलते हैं, सन एक किसी एक फोकस मानते हैं, और पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कि एरिया स्वेप्ट पर इन टाइम, उसका जो रेडियस वेक्टर यूनिट टाइम में जितना एरिया कवर करता है वो पूरे साल के लिए, पूरे एक साल के लिए, मतलब पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए सेम रहता है। और उसकी वेलोसिटी आती है L इज एंगुलर मोमेंटम, L/2m, m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम। और अब जानते हैं अगर ये मेजर एक्सिस A हो, माइनर एक्सिस B हो, तो ये फोकस, ये दूरी होती है A। सो यहाँ पे सिंस कभी भी चलता है प्लैनेट तो उसका फोर्स ग्रेविटेशन लगता है, और सन के अबाउट वो फोर्स का टॉर्क 0 हो जाता है, तो पूरे मोशन के दौरान एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। तो हर एक जगह एनर्जी भी कंजर्व होता है और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो इसलिए एक कांस्टेंट L लिखा, कहीं का भी वही होगा।
जैसे यहाँ का मान लिया हम जब नियर एंगुलर मोमेंटम हो जाए होने से क्या होगा, पार्टिकल है इस इतने बड़े से प्लानेटरी ऑर्बिट के चक्कर में अब प्लानट का साइज बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम कितना ले सकते हैं, एम वी इंटू डी, एम वी डी। ये पूरा ए है, ये ए है, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए, एम वी ए माइनस ए, यही एंगुलर मोमेंटम। इतना अपन 2m कर देंगे तो आपको एरियल वेलोसिटी आ जाएगा। तो देखिए ये भी इससे भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि दे दिया ई दे दिया आपको, इसेंट्रिसिटी आप मैथ के स्टूडेंट हैं जानते होंगे। तो जितना आप सन के पास होंगे उतना ही स्पीड ज़्यादा होगा, बिकॉज एम वी डी, डी कम है तो वी ज़्यादा होगा, है ना। और जितना दूर होंगे स्पीड कम होगा। तो सबसे बड़ी स्पीड यहाँ होता है पास वाले पे, और फारदेस्ट पे सबसे लो स्पीड होता है। पास वाले को पिरेजी कहा जाता है, दूर वाले को अपोजी कहा जाता है। यह है पिरेजी, यह है अपोजी। तो एंगुलर मोमेंटम का जो मतलब क्या हुआ, एम भी ये वाला डी इज इक्वल टू एम भी ये वाला डी। ये पूरा ए हो गया और ये ए ही है, तो ए प्लस ए। तो मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो पर क्वेश्चन आता है जो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम 1/2m। अब एरियल वेलोसिटी है, और जानते हैं इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, और पूरा एक चक्कर काटने में अगर टाइम टी लगता है तो आप एरियल वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, पूरा एरिया अपन टाइम भी लिख सकते हैं। वो बात यहाँ लिखा गया 2πa/t L/2m। इसमें से भी कुछ बात पूछ सकता है। टी क्या है, 1 ईयर। तो ये प्लानेटरी मोशन। और लास्ट है थर्ड लॉ की, जो टाइम पीरियड दैट इज प्रोपोर्शनल टू कितना, सेमी मेजर एक्सिस, टी प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। तो केपलर्स लॉ से इतना बात पूछा जाता है। अगर इलिप्टिकल नहीं सर्कुलर ऑर्बिट हो, जैसे कोई प्लैनेट हो, सैटेलाइट हो, इस तरह का, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है gm/r, √/gm/r, √/gm/r हो गया। ठीक, तो r क्या है, r जो r को ऑर्बिट रेडियस कहा जाता है, और वो हमेशा प्लैनेट के सेंटर से नापा जाता है। ध्यान रखना, सरफेस से नहीं, सेंटर से। जैसे अर्थ का कोई चीज़ का, किसी सैटेलाइट का आपको ऑर्बिट करना तो अर्थ के सेंटर से ना पाएगा, ध्यान रखना है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है √/gm/r। m इस अर्थ का मास हुआ और r रेडियस हुआ, इसीलिए कहा जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी कभी जो सैटेलाइट घूम रहा है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। ओके, अब इसमें क्या क्या होगा, अगर ये चल रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। दोनों को जब सम करेंगे तो इतना आता है -gm/2r। और काइनेटिक एनर्जी इसका मैग्नीट्यूड आता है, पोटेंशियल एनर्जी का डबल आता है। पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना -gm/r, तो यहाँ इसका डबल आता है पोटेंशियल एनर्जी। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r³ होगा, r² नहीं, यहाँ नहीं लिखते, कन्फ्यूजन हो जाएगा। t² प्रोपोर्शनल टू r³ तो होगा ही, ये तो होगा ही यहाँ पे भी। और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी निकालना तो क्या करेंगे, पूरा डिस्टेंस ट्रेवल 2πr/ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऐसा कर सकते हैं। दो तरीके के सैटेलाइट्स हैं, एक है जियो स्टेशनरी, एक है पोलर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है 24 आवर्स अर्थ के लिए। तो वो प्लैनेट के साथ हमेशा एक ही जगह फिक्स होते हैं, चलते रहते हैं, इसीलिए हमेशा वो इक्वेटर के ऊपर होते हैं। उनका जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वो सिर्फ एक प्लैनेट का एक ही हो सकती है, ठीक है। हमेशा वो कैसी होगी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमेशा इक्वेटर के कोप्लेनर एंड कंसेंट्रिक होगी। इक्वेटर और जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होगा किसी भी प्लैनेट के लिए, वो क्या होगा, कोप्लेनर और कंसेंट्रिक। समझ गए सब लोग, दोनों का सेंटर अर्थ के सेंटर पे होगा और दोनों सर्कल्स एक ही प्लेन में होंगे। रेडियस कैसे निकलेगा तो पता ही, आपको टाइम पीरियड पता है तो रेडियस निकल जाएगा, है ना। तो वो होते हैं, इनका यूज हम क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। पोलर सैटेलाइट्स क्या करते हैं, वो पोल, नॉर्थ पोल साउथ को लेते हुए ऐसा अर्थ अगर ऐसे घूम रही है तो जियो स्टेशनरी ऐसे ही होगा, लेकिन पोलर ऐसे होगा, पोल्स को लेते हुए होता है।
और वहाँ पर रेडियस, वहाँ पर कोई फिक्स नहीं टाइम पीरियड, जैसा रेडियस रखेगा उसके हिसाब से टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वहाँ पर टाइम पीरियड होता है। उनका यूज हम लोग वेदर रिपोर्टिंग ये सब काम के लिए, रिमोट सेंसिंग इस सब के लिए काम करते हैं, जैसे पोलर सैटेलाइट्स। तो इतनी मिला के कुल न्यूमेरिकल है। इसमें हमने एक चीज़ लिखना छोड़ दिया है, पोटेंशियल एनर्जी जो लिखे हैं, ये अगर 2 पॉइंट मास हो, 2 ऐसा पॉइंट मास हो, m1 m2 r डिस्टेंस पर, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाती है, -g m1 m2 अपॉन r। 2 पॉइंट मास r दूरी पे हो तो पोटेंशियल होता है -g m1 m2 r। ये बात भी जानते रहना है। तो ये कंप्लीट इतना ही फॉर्मूले आप देखें में यूज होता होगा, तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। कर लिया आप, वीडियो देख ली तो रिवीजन हो गया। अब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सीट पड़ी है डाउनलोड करके उनको सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन ना आए तो हमको बताइए, वो क्वेश्चन में हमको बता देंगे, और फिर ऐसे ही किसी और टॉपिक का भी रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।